students, my name is शिवानी पचौरी and welcome to my channel पैशन ट्यूटर। और आज हम आपको सेल बायोलॉजी कल मैंने आपको चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया है और आज मैं उसी चैप्टर में आगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताऊंगी और आगे कोशिश करूंगी सेल मेम्ब्रेन कराने के लिए। आज जितना हो जाता है उतना आज मैं कंप्लीट कराऊंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कल आपको बताया सेल है क्या। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल मैंने क्यों बोला था, क्योंकि स्ट्रक्चर जैसे कि एक एक ईंट से हमारा पूरी दीवार बनती है, दीवार से पूरा घर बनता है, इसी तरह एक एक सेल्स के ग्रुप से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू के बाद उन्हीं टिश्यूज के ग्रुप से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शनल। फंक्शनल मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें होती है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ की, हमारी बॉडी की, इसलिए हम उससे बोलते हैं सेल को सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसे क्या बोलते हैं, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दोनों ही फंक्शन करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसके बाद आज मैं आपको करा रही थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं और यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं या फिर उसमें आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में आता है आपका जैसे बैक्टीरिया या एल्गीज, और आपका यूकैरियोटिक में आता है जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा। ओके, अब इसके बाद है आपका और फंजाई, ये सब आता है आपका यूकैरियोटिक में। अब आया प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है। साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका साइज जो होता है जनरली स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। इसका मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज स्मॉल है एज कम्पेयर का मतलब यहाँ पर हुआ कि इनका साइज जो है लार्ज होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। अब इसके बाद है न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस इज जनरली एब्सेंट, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका सेंट्रियोल आर एब्सेंट। सेंट्रियोल जो होता है सेल डिवीजन में जो हेल्प करता है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इसका मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक में तो जनरली मैंने लिख दिया ऑब्वियसली एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में मैंने लिखा सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल क्यों लिखा, जबकि इसमें तो आपका फंजाई भी आता है, एनिमल्स भी आता है, प्लांट्स भी आता है। इसका मतलब है यूकैरियोटिक सेल्स के सिर्फ एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट्स में और फंजाई में प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसके बाद आता है आपका राइबोसोम्स आर स्मॉल। इसका साइज ही स्मॉल है सेल का, तो इसमें जो राइबोसोम्स होंगे वो भी स्मॉल साइज में होंगे और इसके राइबोसोम्स होंगे वो लार्ज साइज के होंगे। इसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट है इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। ये जो होता है मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम कंटेन करती हैं। क्रोमोसोम क्या था मैंने आपको बताया, क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो इस जनरेशन से जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आती है, नेक्स्ट जनरेशन जो आती है उसमें क्रोमोसोम की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल पास किया जाता है। तो ये क्या है, क्रोमोसोम सिंगल होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और यहाँ पे मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट, एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन एंड बाय बडिंग। जो सेल डिवीजन होता है प्रोकैरियोटिक में वो किसके थ्रू होता है, फिजन के थ्रू यानी कि विखंडन, या फिर बडिंग के थ्रू। ठीक है, फिजन क्या है, एक सेल से हमारा डिवाइड होकर अलग सेल्स बन रही है। जैसे आपका अमीबा होता है, अमीबा में क्या होता है हमारा बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, मतलब दो सेल्स बनी तो ये फिजन के थ्रू हुआ।
बडिंग का मतलब क्या है, उसी ऑर्गेनिज्म से उस चीज से ही एक पूरे ऑर्गेनिज्म का बनना। जैसे कि आपका हाइड्रा होता है, ऐसा कि हमारा हाइड्रा है, अब यहाँ पे इसी में एक बर्ड बन जाती है, यहीं से आपका नया ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हो जाता है, एक बर्ड बन गई। अब इसी बर्ड से ये तो पूरा हाइड्रा है, अब ये जो बर्ड है ये भी एक पूरे हाइड्रा को, एक पूरे ऑर्गेनिज्म को का फॉर्मेशन करेगी, इसलिए यहाँ पर होता है बडिंग के थ्रू होगा और फिजन के थ्रू सेल डिवीजन होगा। लेकिन जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो फिजन सेल डिवीजन होती है वो कैसा होता है, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन। इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है या फिर मियोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक मतलब आपका इक्वेशनल डिवीजन और मियोटिक का मतलब आपका रिडक्शन डिवीजन। माइटोटिक में जितनी सेल्स हैं उतनी रहेंगी, लेकिन मियोटिक में आगे चल के उनका रिडक्शन हो जाता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। और प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, प्लास्टिड यहाँ एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। और वे मोस्टली किसमें होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट वगैरह होगा और जो हमारे पिगमेंट प्रेजेंट होंगे किसमें होंगे, प्लांट्स में, इसलिए प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। एज लाइक सेंट्रियोल हमने कहाँ बताया, एनिमल सेल में बताया, प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। आफ्टर सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल कौन कौन से हैं आपके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ये जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आता है इसके एग्जांपल्स। अब इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दो एग्जांपल तो एटलीस्ट याद रखना ही। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में आता है, जबकि फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स ये आपका यूकैरियोटिक सेल्स में आता है। ओके, हाँ जी, तो इसके बाद मैं आपको बता रही थी एनिमल और प्लांट सेल। 1 मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स, आज एक्चुअली मैं माइक लगाना भूल गई और मे बी आई डोंट नो क्या पहले वॉइस आई है या नहीं आई है, सॉरी फॉर दैट। बट अगर आई होगी क्लियर तभी मैं अपलोड करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी, मैं दोबारा से बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैं आपको बता रही थी एनिमल प्लांट्स में मैंने ये सोचा था कि मैंने आपको अभी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में बता दिया डिफरेंस। अब इसके बाद में यूकैरियोटिक में जैसे प्लांट और एनिमल होते हैं, अब मैं इन दोनों में डिफरेंस और बता देती हूँ, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ब्रॉड है उसका, तो मैं सोच रही हूँ उसे अभी ना करके कल मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि एक पूरा लेक्चर उस पर जाएगा आराम से, हो सकता है 20-25 मिनट का भी हो जाए, तो कल मैं आपको वो कंप्लीट कराऊंगी। आज मैं इन दोनों में डिफरेंस और बता देती हूँ, आज सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्लियर कर लो। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल्स क्या होती हैं, जो एनिमल्स में प्रेजेंट होंगी, और प्लांट सेल्स जो प्लांट्स में प्रेजेंट होंगी। तो जैसे कि अभी मैं आपको जब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बता रही थी डिफरेंस, तब मैंने बताया सेंट्रियोल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मैंने उसके बाद बताया इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। तो ये हमारे एनिमल सेल्स हैं और ये हमारे प्लांट सेल्स हैं। तो सेंट्रियोल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल्स में, और यहाँ पर प्लांट्स में एब्सेंट होंगे। अब इसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है वो एनिमल्स में एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट में आपके प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आया प्लास्टिड्स, प्लास्टिड में जैसे क्लोरोप्लास्ट हुआ, क्रोमोप्लास्ट हुआ, ये सब जो प्लास्टिड फॉर्म होती हैं वो हमारे एनिमल्स में एब्सेंट होती हैं, क्योंकि इनमें जैसे पिगमेंट वगैरह होते हैं और स्टोरेज होती है वो हमें प्लांट्स में नीड पड़ती है इसकी, तो ये हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद है न्यूक्लियस इज लाई इन द सेंटर ऑफ सेल, इसमें जो न्यूक्लियस होता है प्लांट एनिमल सेल्स में वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है वो साइड से प्रेजेंट होता है, वन साइड से, जैसे हमारी एक सेल है तो इसके इधर प्रेजेंट होगा, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज इट हैज मैनी बट स्मॉल वॉक्यूल्स, प्लांट सेल्स में वॉक्यूल्स होते हैं
बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब ज़्यादा होते हैं लेकिन साइज जो होता है बहुत कम होता है। जबकि जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें एक वॉक्यूल होगा लेकिन बहुत मतलब साइज इसका बड़ा होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि वो वाटर का स्टोरेज करता है। आगे चल के मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है इट हैज मैनी वाटर स्मॉल वॉक्यूल्स, और कभी कभी कुछ बुक्स में आपको मिलता है एनिमल सेल्स में वॉक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं होता है। इन एनिमल सेल्स वॉक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट बट इन प्लांट सेल्स वॉक्यूल आर प्रेजेंट। ओके, एंड नेक्स्ट इज लाइसोसोम आर प्रेजेंट। लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। जो हमारी एनिमल सेल्स होती है उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं उनमें लाइसोसोम्स रेयरली प्रेजेंट होता है। मतलब जरूरी नहीं है सभी ऑर्गेनिज्म में उनके प्रेजेंट होगा, लेकिन कुछ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। ओके, बट रेयरली प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट इज एनिमल सेल स्टोर। जैसे कि हमारी बॉडी में जो हम ग्लूकोज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, उनका स्टोरेज होता है। तो जो एनिमल सेल्स हैं उनमें जो स्टोरेज होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, लेकिन जो प्लांट सेल्स हैं उनमें स्टोरेज प्लांट स्टार्च की फॉर्म में होता है। इसमें ग्लूकोज जो है, सॉरी मैंने गलत बोला, एनिमल सेल्स में ग्लूकोज का जो स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, जबकि प्लांट सेल में स्टार्च की फॉर्म में स्टोरेज होता है। किसका? ग्लूकोज का। तो जब आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लांट्स में ग्लूकोज का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है और एनिमल्स में किस फॉर्म में होता है। तो ये वाला पॉइंट याद रख लेना। और आज मैं आपको एक सेल का स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रही हूँ। आई थिंक वो वैसे सभी लोग जानते होंगे, आप लोग 11th में आ चुके हैं, 9th में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ओके, तो मैंने सेल का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, रफली मैंने ड्रॉ किया है बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा। तो जैसे कि हमारा सेल का स्ट्रक्चर है, तो सेल जो होती है डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है सेल वॉल, और उसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। इसे क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। ये जो लिक्विड है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें कल मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, साइटोप्लाज्म में हमारी सेल की सारी एक्टिविटीज होती है, दैट इज साइटोप्लाज्म। फिर आता है आपका वॉक्यूल। वॉक्यूल प्लांट में प्रेजेंट है, मैंने अभी आपको बताया था। अब आपको मुझे ये बताना है कौन सी चीज किसमें प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किसमें प्रेजेंट है? प्लांट में या फिर एनिमल में? प्लांट सेल्स में। सेकेंड है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल्स में भी। फिर है साइटोप्लाज्म, ये तो दोनों में होगा क्योंकि सेल का एक लिक्विड सब्सटेंस है। फिर आया वॉक्यूल। वॉक्यूल के लिए मैंने आपको बताया था प्लांट सेल में एक प्रेजेंट होगा पर बड़ा, मतलब लार्ज इन साइज प्रेजेंट होगा, जबकि जो आपकी एनिमल सेल्स हैं उनमें मैनी होंगे बट स्मॉल इन साइज होंगे। इसके बाद है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस समझो। न्यूक्लियस होता है इसके प्लांट सेल में साइड में प्रेजेंट होगा, लेकिन एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो आप इसको रिकॉग्नाइज करके बताइए कि कौन सी सेल है जो मैंने बताई है न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसे इसमें वॉक्यूल भी प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग ये है आपकी एनिमल सेल। फिर है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर है आपका न्यूक्लियोप्लास्ट। जैसे कि हमने सेल के लिक्विड को बोला साइटोप्लाज्म, इसी तरह न्यूक्लियस के लिक्विड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होती है इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, छेद होते हैं, और इसी से डायरेक्ट अटैच होती है हमारी ER मेम्ब्रेन। ER क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये दो तरह की होती है, SER और RER। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, SER क्योंकि वहाँ पे स्मूथ होगी, चिकनी होगी, जैसे हमारी डेयरी मिल्क होती है सिल्क वाली। RER यानी कि रफ होगी, जैसे फ्रूट नट होती है। ठीक है, नट्स की वजह से वो क्या हो जाती है? रफली हो जाती है। इसी तरह से हमारा RER। फिर है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या करते हैं? इंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। फिर नेक्स्ट है राइबोसोम्स, जो फैक्ट्री होती है मैकेनिज्म की। फिर है गोल्जी बॉडी,
जैसे यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस प्रोटीन वगैरह बनते हैं तो उनका यहाँ पे स्टोरेज होता है, पैकेजिंग होके आगे वो ट्रांसफर करते हैं। फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे एटीपी का फॉर्मेशन होता है जो कि एनर्जी का वर्क करती है। ओके, तो ये मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बता दिया रफली। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक बार देख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद कल मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कंटिन्यू करूंगी, और वो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा तो मैं एक दिन में कोशिश करूंगी ख़त्म हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।